अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है और इस पर जो बड़ी बातें हैं आपको बता दें। सबसे पहले 7 लाख की आमदनी तक अब कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा, यानी 7 लाख तक की आमदनी आपकी टैक्स फ्री रहेगी। ये एक बड़ा ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने इस बजट में किया है, अपने इस अंतरिम बजट में किया है। फिर आपको बता दें 7 लाख तक की आमदनी पर अब कोई टैक्स लागू नहीं होगा, तो ये एक बड़ा ऐलान है। इसके अलावा टैक्स की जो स्लैब हैं उनमें जो दरें हैं उसमें कोई बदलाव वित्त मंत्री ने इस बार नहीं किया है। यानी इस एक घोषणा के अलावा कि 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं, बाकी जो आपकी टैक्स स्लैब थी वो वही रहेंगी जो इससे पहले थी। उन्हीं दरों के हिसाब से आपको अपना टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो बड़ा ऐलान यही है कि 7 लाख की आमदनी तक पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कोई ऐसी बहुत बड़ी योजना का ऐलान आज के इस अपने अंतरिम बजट में नहीं किया है जैसी उम्मीदें की जा रही थी। ये बताया बहुत कुछ गया कि सरकार ने अब तक क्या हासिल किया है और आने वाले वक्त में सरकार का लक्ष्य क्या है, लेकिन कोई बिग टिकट अनाउंसमेंट अगर आप कहें तो उस लिहाज से ऐसी कोई बड़ी घोषणा, कोई बड़ी योजना वो सरकार ने इस बजट में शामिल नहीं की है। तो जो अंतरिम बजट में आमतौर पर माना जाता है कि पूर्ण बजट सरकार गठन के बाद जब जुलाई में बजट पेश होता है आमतौर पर उस वक्त एक पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले सरकार अपने आप कह सकते हैं 2-3 महीनों के खर्चे जो हैं उनकी व्यवस्था सरकार करती है। तो वैसा ही इस बजट की रूपरेखा देखने को अभी तक मिली है, लेकिन एक ये बड़ी घोषणा जरूर थी कि 7 लाख तक की आमदनी पर अब कोई टैक्स जो है वो लागू नहीं होगा। इसके अलावा जो सरकार की सोलर स्कीम है उसको लेकर के कुछ लक्ष्य दिए गए। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का सरकार का इरादा है। इसके अलावा स्वनिधि योजना से कितने लाख वेंडर्स को फायदा पहुंचा वो सरकार ने बताया है। सरकार ने यह बताया कि पीएम आवास योजना के तहत 70% महिलाओं को उनके घर मिले हैं। आम आमदनी, औसत आमदनी लोगों की 50% से ज्यादा बढ़ी है, ये बताया गया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का, गरीबी से ऊपर उठाने का दावा सरकार ने एक बार फिर अपनी इस बजट में किया है। इसके अलावा 12 करोड़ किसानों को कर्ज, 34 लाख करोड़ किसानों को सीधा ट्रांसफर, ये तमाम जो बातें हैं आज की बजट स्पीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई। इसमें मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना का जिक्र जरूर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। उन्होंने कहा मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लेकर आएगी सरकार और किराए के घरों, झुग्गी बस्तियों और चौल में रहने वाले लोगों के लिए ये योजना लेकर आएगी सरकार। जनसंख्या को रोकने के लिए एक कमेटी बनाने की बात भी कही गई है और महिलाओं को जो लखपति दीदी बनाने की बात जो पिछले बजट के दौरान भी आपने सुनी थी वो इस बजट के दौरान भी निर्मला सीतारमण ने दोहराई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसमें अगर ग्रामीण आवास योजना की बात करें तो इसके तहत 3 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के सरकार करीब है और अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण कर दिया जाएगा, ये कहना था वित्त मंत्री का। और इसके अलावा अगर हम कहें चुनौतियों की बात की जाए, आत्मनिर्भर भारत इन चुनौतियों के बीच कैसे बन पाया है इसका भी जिक्र आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। 2047 तक विकसित भारत के लिए ये सरकार काम कर रही है। तो यानी इसका मतलब आप ये समझें कि जो एक आगे की दिशा दिखाने की बात कही जा रही थी, ये वाकई में एक मिनी बजट रहा, कोई बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं की गई। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 2047 तक का रोड मैप क्या होगा वो इस बजट के जरिए बताने की कोशिश की गई। सोलर बिजली फ्री, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का मुफ्त टीका लगाया जाएगा। ये एक हेल्थ सेक्टर के लिहाज से अगर आप देख लें तो, महिलाओं के लिहाज देख लें तो एक महत्वपूर्ण घोषणा कही जा सकती है। लेकिन 7 लाख की आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगले 5 साल में 2 करोड़ नए आवास तैयार किए जाएंगे, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए तैयार किए जाएंगे। खासतौर पर वो तमाम लोग जो चौल में रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ी योजना कही जा सकती है। मोटे तौर पर जो लोग किराए के घर में रहते हैं उनके लिए एक आवास योजना सरकार लेकर के आएगी। 40,000 वंदे भारत ट्रेनों में जैसे रेल डिब्बे होते हैं वैसे 40,000 नए डिब्बे सरकार बनाएगी, ये भी कहा गया। शहरों में नमो भारत और मेट्रो ट्रेन सेवाएं जो है उनका विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा 3 नए रेल कॉरिडोर सरकार बनाएगी जिसमें ऊर्जा, खनिज और पोर्ट्स को, ऊर्जा और खनिज से जुड़े एरियाज, सेक्टर्स, उनको जोड़ा जाएगा और पोर्ट्स को इन कॉरिडोर्स के जरिए जोड़ा जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार और बल देगी और जोर देगी, ये बताया गया। और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य सरकार ने अपने लिए रखा है और 2 करोड़ नए आवास
सरकार बनाकर तैयार करेगी अगले 5 वर्षों के अंदर। सरकार ने यह भी दावा किया कि देश में शहरीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है और मिडिल क्लास का जो दायरा है बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यह भी बताया गया है कि किस तरीके से रिटर्न फाइल करने वाले, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की जो संख्या है वो 2.5 गुना बढ़ गई। तो सरकार बताना चाहती है कि लगभग दुगना हो चुका है डायरेक्ट टैक्स स्लैब और 10 साल में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बल्कि 3 गुना वो जो है वो बढ़ चुका है। अब 10 दिनों के अंदर आपको इनकम टैक्स रिफंड वो मिल रहा है। एफडीआई के बारे में बताया गया 2005 से 14 की तुलना में एफडीआई 596 अरब डॉलर, दुगना एफडीआई जो है ये भारत को मिला है, जिसका अनुमान 596 अरब डॉलर है जो पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत को हासिल हुआ है। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, नए मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। हर्षवर्धन जी आपका स्वागत है। अंतरिम बजट कह रहे थे, उसी वैसे ही रूपरेखा दिखाई दी बजट की? नहीं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जिसकी उम्मीद लोग कर रहे थे वो तो कुछ चीज़ें रह गई हैं। और जब सरकार कहती है कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जब सरकार कहती है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं, जब सरकार कहती है कि हम 83,000 रुपये से 2.25 लाख रुपए की औसत आय तक पहुंच गए हैं, तो लोगों को थोड़ी उम्मीद होती है कि ईमानदार टैक्स पेयर के सर्टिफिकेट के साथ साथ वो थोड़ी सी छूट और देते। उसके अलावा मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं कि इनलाइन बजट है, जो एक्सपेक्टेशंस में था, लगभग कोशिश की गई कि जो कंटिन्यूएशन में स्कीम्स चल रही थी उसी को एक्सपेंड किया गया है। और वित्त मंत्री जी ने बहुत साफ साफ कहा है कि जुलाई में जब हम बजट पेश करेंगे तो हम डिटेल में बताएंगे कि विकसित भारत जो 2047 तक का लक्ष्य है उसको हम कैसे हासिल करेंगे। हाँ, ये जरूर है सरकार किस तरफ जा रही, कैसे वो फ्यूचरिस्टिक उसका क्या एक प्लानिंग है, किस तरह की योजना है, वो जरूर उसमें एक कहें कि इंडिकेशन के तौर पर, इंटेंशन के तौर पर दिखा है। और जो सबसे अच्छी बात है, फिस्कल डेफिसिट के लिहाज से सरकार अपने टारगेट पर है 5.8 और 5.1% का। इसका मतलब कि सरकार को उम्मीद है कि जो कोविड के समय में अतिरिक्त खर्चे हुए थे उनको हम थोड़ा काबू में ला पाएंगे। कुछ थोड़ा सा और शायद अंतरिम बजट की वजह से वो चीजें नहीं हुई, लेकिन एक पक्ष इसका अच्छा है कि कोई बहुत बड़ा उस तरह का पॉपुलिस्ट वैसा ऐलान नहीं हुआ जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा था कि चुनाव में जाती सरकार शायद ये सब करेगी। लेकिन जो टैक्स छूट का अरमान था वो तो दिल में ही रह गया। अभिजीत जी, आप कह रहे थे कि बजट आने के बाद आपके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल होगी, तो वो स्माइल है या नहीं है? बिल्कुल, बहुत बड़ी स्माइल है। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को कुछ मिला है, पर इसलिए क्योंकि इस गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस देखिए कि फाइनेंशियल जो आर्थिक स्थिति है वो इतना स्टेबल है कि कोई भी सॉप्स कुछ नहीं दिया गया है, यानी कि एकदम स्थिरता मेंटेन किया गया है। और वी आर ऑन अ गुड पाथ, वी आर डूइंग नथिंग। दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ ट्रूली ग्रेट इकोनॉमी, जब आपको इलेक्शन जीतने के लिए कोई सॉप्स नहीं देने पड़ते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता है। आप इसमें देख लीजिए कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो सोलार स्कीम है फॉर एग्जांपल, इसमें एक किस्म से जैसे हमने पहले भी बात किया था, जो फ्यूल का प्राइस जो रशीद जी बात कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे रादर, जो ईवी के ओर जा रहा है और ईवी अब हर बंदे के एक किस्म से बजट में आ गया है, उसी तरह अब इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस भी कंट्रोल किया जा रहा है और जो फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करने की ये हो रही है। मेरा बहुत बड़ा प्रश्न इसमें है कि अब अभी भी हम सोलार जो पैनल्स हैं चीन से इंपोर्ट करते हैं, तो उसका क्या मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन भी देश में होने वाला है या नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट एकदम ठीक से मेंटेन किया गया है, रेवेन्यू सब कुछ ठीक से मेंटेन किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो फिस्कल ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये एक सफेद पत्र, व्हाइट पेपर को श्वेत पत्र रखने वाले हैं, जिसमें पूरा मैपिंग होगा कि अब तक क्या हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नहीं होने वाले हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए, अगर मेरे को कुछ मिला, अगर मेरे को लड्डू लॉलीपॉप जो भी मिला, मैं बहुत खुश होता, पर जैसे है वैसे भी मैं बहुत खुश हूं। तो आपने कहा कि इस चुनाव में जाने से पहले सरकार का आत्मविश्वास दिखाता है कि उसने लोगों को लुभाने वाले ऐसे कोई सस्ते वादे नहीं किए, ये पैसा बस बांट दो, बस पिटारा खोल दो, ऐसा कुछ नहीं किया। देवेंद्र, और 2-3 चीज़ों के अगर पैरामीटर के हिसाब से इसको सौरभ देखें ना तो पूरा बजट समझ में आएगा। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, पहला सोशल सिक्योरिटी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना बड़ा जोर, जो कि लगातार रहता है 2014 से लेके अब तक। अगर आप देखें
तो 14 से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना खर्च किया जाता था, 2023 में स्थिति है कि उससे 3 गुना ज़्यादा आप खर्च करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इसकी झलक इस अंतरिम बजट में भी दिख रही है। तीसरी चीज़ की देखिए कि ये नेचर जो है बजट का, इसमें सेकुलरिज्म इन नेचर दिखेगा। जब मैं सेकुलरिज्म कह रहा हूँ तो वो धर्म के हिसाब से सिर्फ नहीं है, जैसे ज्ञान की बात जो की जा रही है वो ज्ञान है क्या, और उस हिसाब से इसको समझा जा सकता है कि किस प्रकार से उस हर व्यक्ति को जिसको फ़ायदा मिलना चाहिए उससे फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश, और जो स्कीम्स हैं उनको सिचुएशन पर आपको कैसे बनाना है। जैसे लखपति दीदी की बात कर लें, आवास की बात कर लें, इनको सिचुएशन पर लेकर कैसे जाया जाना है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से कहते रहे। अंतरिम बजट में भी उसकी पूरी झलक नजर आ रही है। नरेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में इस सरकार का जो है संतोष और आत्मविश्वास दोनों झलकते हैं। उन्होंने कोई इस तरह की घोषणा नहीं की जैसा कि आपने कहा जिससे उनको तुरंत बहुत सारी तालियां बजें, लेकिन ये ज़रूर किया उन्होंने एक संकेत दिया है कि भारत किस दिशा में जा रहा है। उनके हिसाब से जो आधुनिकीकरण और जिसमें अन्वेषण पर जो जोर दे रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, सोलर एनर्जी का है, इस तरह से साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें इसमें घोषित हुई हैं वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें महिलाओं को बहुत फोकस किया जा रहा है। महिलाओं के हेल्थ का जो इशू है, जिसमें सर्वाइकल कैंसर के लिए जो टीका लगाने की बात है, यानी उसकी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उस पर पूरा ध्यान दिया जाए, उसकी हेल्थ पर ध्यान दिया जाए और युवाओं को सशक्त किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, नारे तो आप घोषणाएं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे आप घोषणाओं को पूरा करेंगे ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि एक तरह से उन्होंने ये ठीक किया कि कुछ ऐसे इस तरह के लुभावनी बातें नहीं की जिसको वो पूरा ना कर सकें। आगे चलकर इनको इससे लगता है कि विश्वास है कि ये सरकार सत्ता में फिर आएगी और उन्हें अगर कुछ उल्टे सीधे वायदे किए तो वो निभा नहीं पाएंगे। इसके अलावा जो इन्होंने बात कही है कि ये सबके पास ये जो बेनिफिट हैं पहुंचे, उनके, ये मैं समझता हूं इस सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है। पहले क्या होता था कि मिडिल मैन खा जाते थे, अब लोगों के अकाउंट में सीधा जा रहा है और ये जो है शहरों से लेकर गांव तक ये हो रहा है। तो ये जो इस दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं और ये जो कंप्यूटराइजेशन जो और तेजी से बढ़ा है और जिस तरह से आप करप्शन फ्री करने की जो बातें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। इसी से लगता है कि जो 2047 में विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करने की दिशा में ये एक संकेत है। ठीक है, जो 4 जातियां की क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिक्र करते हैं तो उन्हीं 4 बिंदुओं पर हम इस डिस्कशन को आगे लेकर जाते हैं। चूंकि नरेश जी अभी आपने महिलाओं का जिक्र किया, तो महिलाओं के लिए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस भाषण में क्या खास पॉइंट्स थे वो एक बार मैं बता देती हूं। सरकार का 10 साल में महिला विकास पर खास फोकस रहा है, ये उन्होंने कहा। उच्च शिक्षा में महिलाओं और लड़कियों का नामांकन बढ़ा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ महिलाओं को लोन दिया गया है और उद्यमिता के सहारे महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की गई है, ये बात भी उन्होंने शामिल की। 3 तलाक का जिक्र आया, उसे गैर कानूनी बनाया सरकार ने, कड़ा कानून लेकर आए। देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33% जो आरक्षण का बिल है वो लेकर आई है सरकार। लखपति दीदी का भी, जैसे सर ने भी जिक्र किया, लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर इसे अब 3 करोड़ करने का है और सभी आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को आयुष्मान भारत का लाभ दिया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर के टीके की अगर बात कर ली जाए तो ये भी इस पूरे बजट भाषण के दौरान शामिल था। तो जो पहली जाति की बात हुई देवेंद्र, महिला सशक्तिकरण के लिहाज से अगर मैं ये कहूं कि ये बजट मुझे तो कम से कम अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल, और हम इस विजन की अगर बात करें, बजट बनाने में जिस विजन का इस्तेमाल किया गया है गवर्नमेंट का, उसके कुछ पॉइंटर्स अपने पास हैं। उसके हिसाब से अगर इसको समझा जाए तो लोगों को भी ये समझ में आएगा कि जो बजट, अंतरिम बजट पेश किया गया, इसके पीछे सरकार की सोच क्या थी और उसके पीछे जैसे विकसित भारत 2047 में कैसा होना चाहिए, सरकार की ये सोच थी इस बजट को बनाने से पहले। और उसमें अगर पॉइंटर्स देखें तो पीपुल्स सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसके लिए जो योजनाएं हैं उस पर जो फोकस एरिया था उसमें हमें बताया गया है कि गरीब कल्याण
से ही देश का कल्याण हो सकता है। उस लिहाज से गरीब कल्याण को लेकर जो स्कीम्स चल रही हैं उस पर खर्च किया जाएगा। एम्पावरिंग द यूथ दूसरा पॉइंटर था। जो फोकस एरिया है उसमें है वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, यानी कि अन्नदाताओं का कल्याण कैसे किया जाना चाहिए, चाहे फसल बीमा की बात कर लें, किसान सम्मान निधि की बात कर लें, ज़्यादा प्रोक्योरमेंट की बात कर लें, इन सब चीज़ों पर फोकस है। नारी शक्ति पर फोकस दिया गया था। अमृत काल के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो उसमें स्ट्रेटजी में दिया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे सोलर एनर्जी के बारे में ही आपने ऐलान सुना, तो उस पर इस बजट को बनाने में उस पर ध्यान रखा गया था। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट कैसे इस पर आपको मैनेज करना है ज़्यादा बेहतर तरीके से, इस पर इस बजट पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है, हेल्थ पे ध्यान दिया गया था। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अलावा अगर बात कर लें तो अमृत काल में एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग, उस पर आपको क्या क्या किया जाना चाहिए, इस विजन को इस बजट में रखा गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ओवरऑल जिस 2047 के विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं जी, उन सारे पैरामीटर्स के आधार पर ही इस अंतरिम बजट को तैयार किया गया। एक बार बात करनी चाहिए इस बजट का जो राजनीतिक संदेश है वो क्या है। हालांकि हर्षवर्धन जी चाह रहे थे कि बजट में कुछ होता, क्योंकि सरकार के हाथ इस वक्त इतने खुले हैं कि वो चाहती तो कुछ और जनता को और राहत आप कह सकते हैं और रियायतें दी जा सकती थी। लेकिन जैसा हमारे मेहमानों ने भी कहा, कुछ मेहमानों ने ये कहा कि ये सरकार का आत्मविश्वास दिखाता है कि आपको चुनाव में जाने से पहले बजट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ रही कम से कम। नहीं, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार को इस बात के लिए तो हमेशा नंबर देने चाहिए कि वो कोई भी काम किसी शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं करते हैं। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी गेन्स की बात करते हैं, या जिसको हम एक शब्द अंग्रेजी में होता है इंटेंशन, उसकी बात करते हैं, तो जब मैं कह रहा हूं कि मैं टैक्स पेयर्स के लिए कह रहा हूं, तो वो छूट दरअसल जरूरी भी है। अगर आप इकोनॉमी के लिहाज से देखें, जब लोगों के हाथ में जेब में पैसे होते हैं, सेविंग ज्यादा होती है, तो वो इकोनॉमी के लिए कई बार आपको मुश्किल समय में वो काम आता है। लेकिन उसके अलावा एक और जो बड़ा ऐलान मुझे लगता है, मैं एमएसएमई को लेकर बड़ा ऐलान होते हुए देख रहा था, वो इसमें एक मिसिंग है। बाकी आप देखेंगे तो सरकार कंटिन्यूएशन में है। ज्यादातर उसको आप देखें जब निर्मला सीतारमण जी ने, और वो इकोनॉमिक सर्वे सबको याद होगा, जो पंचामृत की बात करते हैं, जो एक तरह से विशियस साइकिल से वर्चुअस साइकिल की तरफ जो इकोनॉमी को ले जाने की बात थी, जिसमें किसानों को कर्ज से निकालने की बात थी, युवाओं को कैसे वो रोजगार की कतार में लगे से रोजगार दाता, जिसका खुद वित्त मंत्री ने इस बजट में इस्तेमाल भी किया अभी बजट भाषण में। तो वो सारी चीजें थोड़ी सी कम दिखी। और ये अच्छा है कि अंतरिम बजट में कोई बहुत बड़े ऐलान नहीं होते, लेकिन हमने इन्हीं अंतरिम बजटों में बड़े बड़े ऐलान होते हुए देखे हैं। और मुझे लगता है कि इंटेंशन के तौर पर ज्यादातर चीजें बेहतर दिखती हैं। बस मुझे लगता है कि जो आपके साथ पूरी तरह से खड़ा दिखे, तो इसका मतलब ये नहीं मान लेना चाहिए कि ठीक है दूसरी सारी चीजों से हम कंपनसेट करें। कई बार कह देते हैं ना, हवाई अड्डा अच्छा, रेलवे अच्छी, सड़क अच्छी, तो ये जो टैक्स पेयर है उसका आनंद ले रहा है, निश्चित तौर पर ले रहा है, लेकिन वो भी मुझे लगता है देना चाहिए। मेरे फोन पर एक मैसेज आया है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, मिडिल क्लास अपना है, यही संदेश है। देखिए किसको मिला है, मेरे को ये बताइए ना। बोल रहे थे कि 4 जो वर्ग आइडेंटिफाई किए हैं जिनको सॉप्स मिलने वाले थे, किसी को मिला है? किसी को कुछ नहीं मिला है। तो बस मिडिल, यार सब लोग मिडिल क्लास पे ही क्यों ये करते हैं कि आप बिके हुए हो, बीजेपी के ये हो वो हो करके। किसी को कुछ भी नहीं मिला है। कम से कम हमारे मिडिल क्लास भाइयों को सराहना तो मिला ना। निर्मला मैम ने बोला कि हम आपका पैसा बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे हैं, और बोला गुड बॉय, बहुत अच्छा किया। नहीं, आप सराहना ले लीजिए, मुझे छूट दिला दीजिए। हाँ ठीक है, अगर मेरे काबू में होता मैं नहीं, लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है, मतलब हम लोग उसकी बात लगातार कर रहे हैं, जब हम कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी की बात करते हैं, तो सरकार को इंटेंशन के तौर पर आप देखिए तो जिस रूरल एम्पावरमेंट की बात की जाती है वो इसमें बहुत क्लियर कट दिख रही है। जो हम कह रहे हैं कि फ्यूचर के लिहाज से जो हम टेक्नोलॉजी, जो हम इंडस्ट्री, और मैं देख रहा हूं, मतलब ये बहुत कम चर्चा टीवी चैनलों पर होती है या किसी भी मीडिया हाउसेज में, उस तरह से जिस तरह से रिसर्च डेवलपमेंट पर भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी के समय में काम किया है, वो अकल्पनीय है। हम जिस तरह से पेटेंट करा रहे हैं, ये भारत में संभव ही नहीं था, इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं था। और जब हम कहते हैं कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज की हम बात करते हैं, उधर अगर जाएंगे तो आप रिसर्च डेवलपमेंट पर अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो ये ठीक नहीं होगा। मेरा बस एक और है, वो भी पक्ष में रखूं कि मुझे लगता है कि आयुष्मान भारत आशा वर्कर को दिया, दूसरों को दिया, बहुत अच्छा किया, थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए था। ये तो अच्छा था ना, ये तो उन्हीं की जेब में जाता। और एम्स या ऐसे जो संस्थान हैं, हेल्थ पर अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमने बहुत किया है, लेकिन थोड़ा और इंटेंशन दिखता तो मुझे अच्छा लगता। सौरभ, अगर मिनिस्ट्री वाइज इसको अगर समझना चाहें कि किस मिनिस्ट्री पे कितने लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इस बजट को,
इसमें जो हिस्सा रखा गया है, तो उन प्रावधानों को अगर जाने तो डिफेंस मिनिस्ट्री पे 6.2 लाख करोड़ रुपए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पे 2.78 लाख करोड़ रुपए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पे 2.55 करोड़ रुपए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें 2.13 लाख करोड़ रुपए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2.03 करोड़ रुपए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.77 लाख करोड़ रुपए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर 1.68 लाख करोड़ रुपीस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1.37 लाख करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1.27 लाख करोड़ रुपए। इस पूरे बजट को अगर आप मिनिस्ट्री वाइज अगर बांटे तो इस रुपए तो सबसे अच्छा तो फिर रक्षा खर्च का ही देखा जाएगा। अब ये जीडीपी का 3.4% हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो है वो डिफेंस सेक्टर में ही हुआ है। अभिजीत, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, ये डिफेंस में तो होना ही था। अब देखिए, डिफेंस का अभी डिफेंस रिफॉर्म्स, डीआरडीओ रिफॉर्म्स पे अभी एक कमिटी आया है। उसका जो रिपोर्ट है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट इनपुट्स दिए गए हैं। अब देखते हैं, क्योंकि अभी तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं डिफेंस में, वो देखने का है, क्योंकि वो डीआरडीओ रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों है कि इसरो एकदम आत्मनिर्भर हो गया है और डीआरडीओ जो एक किस्म से उसके साथ मिला जुला है, आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। ये एक इंटरनल प्रोसेस है, वो करना पड़ेगा। पर जो मैं बात करना चाहता था, जो सर ने रेज किया था मेडिकल सीट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखिए, अभी जो मेडिकल कॉलेज के सीट्स हैं, इनमें एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज है जो मेडिकल काउंसिल ने बना के रखा है, बोल के कि बस हर साल हम इतना ही ज़्यादा करेंगे करके। इसको, ये मेडिकल काउंसिल का जो टिरनी है, इसको ख़त्म करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है, जहां निर्मला जी ने साफ साफ बोला है कि हम काफ़ी सारे मेडिकल सीट्स, मेडिकल कॉलेजेस को खोलने वाले हैं। और ये जो मेडिकल काउंसिल का जो ये आर्टिफिशियल सप्लाई डिमांड का जो खेल चल रहा है, वो ख़त्म करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं इस बजट पर, आइए देखते हैं। माफी चाहता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात आपको सुनाते हैं। एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हमारी 4 जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा। और जो नए नए कीर्तिमान हर एक क्षेत्र में हमने स्थापित किए हैं, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, एक एक क्षेत्र में हमारे नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो। भारत अब आगे बढ़ चुका है। यही समय है, सही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना, उन्होंने बजट की कुछ और मुख्य बिंदु जो हैं वो आपको बताया। नरेश जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एस्पिरेशनल बजट तो है, इसमें इनोवेशन पर भी जोर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रक्षा में के क्षेत्र में और ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत थी। जैसा कि अभिजीत जी ने जिक्र किया, हमें जो डीआरडीओ है वो उसको आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत है। बहुत सारा हमारा रक्षा उत्पादन अभी भी भारत में नहीं होता है, बहुत सारा आयात होता है, उसको और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और हेल्थ सेक्टर जो है, मैं समझता हूँ कि हमारी जीडीपी का बहुत कम, दुनिया के और देशों की तुलना में भारत जो सबसे कम खर्च करते हैं जीडीपी का हेल्थ कर, उसमें भारत की तुलना होती है। आप रक्षा की बात करें, रक्षा क्षेत्र की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। लेकिन इंटरिम बजट जो भी उन्होंने प्रस्तुत किया बहुत ही इंकरेजिंग है, बहुत ही उत्साहवर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं। और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर
2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री, या उस रोड मैप। रक्षा मंत्री की बात आपने सुनी और अभी जो बात हम लोग कर रहे थे कि इस बजट के जरिए चाहती सरकार तो बहुत सारे लॉलीपॉप जो है वो बांट सकती थी जनता के लिए, क्योंकि चुनावी वर्ष है, हम लोग भी लगातार बात कर रहे थे, कोई बड़ी घोषणाएं भी की जा सकती थी, लेकिन ऐसा इस सरकार ने बिल्कुल नहीं किया। एक तो एक सरकार का कॉन्फिडेंस दिखाता है चुनाव में जाने से पहले, बल्कि उसके उलट अगर आप देखेंगे तो जो फिस्कल डिसिप्लिन जिसकी उम्मीद की जाती है किसी भी सरकार से कि एक जिम्मेदार सरकार जिम्मेदार तरीके से बजट पेश करे, तो उसका जो लक्ष्य होना चाहिए वो इसमें दिखाई देता है। सरकार ने अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट रिवाइज कर लिए हैं, इंप्रूव कर लिए हैं, बेहतर हमको कहना चाहिए। इस फिस्कल ईयर के लिए जो लक्ष्य था वो 5.9% का था, सरकार ने 5.8% को अचीव कर लिया है। अगले साल के लिए टारगेट 5.3% रखा गया था, 5.1% रखा गया था, उसे 5.3 से 5.1% कर लिया गया। ये 6.4 था पिछले साल का जो उन्होंने हासिल कर लिया था। इस बार वो 5.9 था, 5.9 से अब 5.8 कर दिया है, यानी 5.8%, जो मैं समझता हूं कि बड़ी उपलब्धि है। और इससे ये लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है बाकी देशों की तुलना में काफ़ी मजबूत है और भारत की इस सरकार का जो विश्वास है आगे अर्थव्यवस्था को ले जाने का वो बरकरार है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इसमें हमें अर्थव्यवस्था के जो पहलू हैं, जो मैं समझता हूँ कॉरपोरेट सेक्टर जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको और ज़्यादा इसमें कुछ प्रोत्साहन देने की ज़रूरत थी, जो नहीं हुआ। जो मैं समझता हूँ इस सरकार से, जो कि वो प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर चलना चाहती है और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना चाहती है, उसमें यह अच्छा होता कि अगर कॉरपोरेट सेक्टर को कुछ रियायतें दी जाती। नहीं, वैसे फिर आप देखें तो बजट में मिला कुछ भी नहीं है, किसी को कोई बहुत ज्यादा कुछ मिला नहीं है। और इसी के बिहाफ पर आप ये कह रहे हैं देवेंद्र, जो नरेश जी भी कह रहे हैं और हर्षवर्धन जी भी कह रहे हैं कि ये सरकार का कॉन्फिडेंस बताती है कि उसे किसी भी लोक लुभावन योजना का ऐलान करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। बिल्कुल मीनाक्षी, और 6 मेजर स्कीम्स की बात कर लें जिसमें इस अंतरिम बजट को के तहत जो मेजर स्कीम्स है उस पर जो खर्च किया गया है वो जानना भी दिलचस्प रहेगा। जैसे मनरेगा के लिए 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे, इस बार 2024-25 में 86,000 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत के लिए 2023-24 में था 7,200 करोड़ रुपए, इस बार है 7,500 करोड़ रुपए। तीसरी बड़ी चीज़ इसको लेकर, मेक इन इंडिया को लेकर उसको बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो होता है 4,645 करोड़ रुपए था 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में, 6,200 करोड़ रुपए है इस साल। चौथी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सेमीकंडक्टर को लेकर हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत विश्व शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है और उस लीग में आने की कोशिश कर रहा है। तो पिछले साल था वो 3,000 करोड़ रुपए, इस साल उसको सीधे दोगुना से भी ज़्यादा किया गया है, 6,903 करोड़ रुपए। इसके अलावा सोलर पावर यानी कि ग्रिड को लेके 2023-24 में था 4,970 करोड़ रुपए, इस बार है 8,500 करोड़ रुपए। और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 297 करोड़ रुपए पिछली बार था, इस बार 600 करोड़ रुपए है। तो ये वो मेजर स्कीम है जिनके तहत इस बजट में जिनको शामिल किया गया है। मीनाक्षी, तो मोदी सरकार के इस आखिरी बजट की, मोदी सरकार की दूसरी सरकार के इस आखिरी बजट की जो बड़ी बातें हैं वो एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने जो 2 बड़ी स्कीम्स लाने का जिक्र किया है वो एक तो ये है कि 1 करोड़ घरों को सोलर पावर से इक्विप किया जाएगा, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। उसके अलावा सरकार की तरफ से ये भी बताया गया है कि मिडिल क्लास के लिए, जो खास तौर पर शहरों में रहने वाले लोगों के लिए एक आवास योजना लाई जाएगी, जिसमें किराए पर रहने वाले लोगों को, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को या स्लम्स में, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए अब जो मकान है वो बना करके दिए जाएंगे। एक बार फिर प्रधानमंत्री जैसा कहते हैं, महिला, युवा, गरीब, किसान, जो 4 जातियां वो बताते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है, उन पर खास फोकस दिया गया है। और सरकार ने ये भी, आज वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि इसके अलावा टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात अच्छी जो दिखाई दे रही है वो कि सरकार अपना फिस्कल जो डेफिसिट की फिस्कल डिसिप्लिन जो सरकार को मेंटेन रखना है, उस दिशा में कारगर रूप से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
हर्षवर्धन जी, कोई और बड़ी बात आपको जो नजर आ रही हो या मिसिंग नजर आ रही हो इस बजट में? नहीं, मुझे लगता है कि हम लोगों ने दोनों पक्षों की चर्चा की। एक तो जब हम इसकी फिस्कल प्रूडेंस की बात कर रहे हैं कि किस तरह से फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल, तो आपको ध्यान में होगा बीच में एक रिपोर्ट आई थी आईएमएफ की कि डेट टू जीडीपी रेशियो वो भारत का बहुत बढ़ सकता है। सरकार ने उसका तुरंत काउंटर किया था, जवाब दिया था, और उन्होंने बताया कि दुनिया में बहुत सी ऐसी अर्थव्यवस्था हैं जब हमको प्रोडक्टिविटी किसी चीज़ की दिखती है, यानी जो हम पैसे लगा रहे हैं उस पर अगर कुछ पैसे निकल कर वापस आ रहे हैं, तो जिसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो पैसे कहीं गलत जगह जा रहे हैं, जो पैसा बढ़ नहीं रहा है, तब वो कर्ज खतरनाक हो जाता है। जैसे हम घर कर्ज के मामले में मान लें कि 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और 60,000 तक की ईएमआई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 80,000 1 लाख की ईएमआई हो जाए, लेकिन अगर वही पैसा आपको रिटर्न कुछ दे, यानी उससे कुछ आपको रेंट आने लगे, कोई और वैल्यू, तो उससे आप समझ सकते हैं। तो दूसरा, सरकार ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका जो जोर है, सरकार जो उन लोगों को ऊपर लाने की बात कर रही है, जैसे कहा कि 9 साल में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे लाए, अब 1 करोड़ से 3 करोड़ लखपति दीदी की बात कर रहे हैं, यानी उन लोगों को एम्पावर कर रहे हैं जो जिसको सोशल स्टेटा में कहते हैं कि सबसे नीचे खड़े हुए थे। जब वो कह रहे हैं कि हम घर ज्यादा लोगों को बना कर देंगे, और यहां देखिए अच्छी बात यह है कि सरकार ने कोई लोक लुभावन काम नहीं किया है, लेकिन एक जो एलोकेशन है वो मुझे थोड़ा सा चिंतित करता है। नवंबर में मनरेगा में जो डिमांड थी वो डिप हुई है, उसके बावजूद सरकार ने मनरेगा में एलोकेशन बढ़ा दिया, और उस एलोकेशन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी जब आप रूरल रोड्स पे कर रहे हैं, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर पर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा करने का मतलब ये होता है वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, यानी दूसरी जगह अगर रोजगार के मौके नहीं मिल रहे हैं तो गांव में उसको एक निश्चित आमदनी मिले। ओवरऑल अगर कहें तो बजट कॉन्टिन्यूएशन में है, बजट स्टेटस को आगे बढ़ाता है, बजट जो 5 साल की पॉलिसी रही है उसी को आगे बढ़ा रहा है, और सबसे बड़ी बात, जुलाई में बजट हम पेश करेंगे, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद और क्या लोक लुभावन चाहिए। लेकिन क्या मिला क्या नहीं मिला के आधार पर ही थोड़ा समझना आसान होता है कि किसे क्या मिला और किसे क्या नहीं मिला। हमने जैसे महिलाओं की बात की, इसमें किसानों को क्या मिला ये भी कुछ बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया। क्या ये भी कंटिन्यूएशन में ही आप पूर्ण बजट का इंतजार करें? इस बजट में क्या समझ में आता है अभिजीत? क्या किसानों को कुछ मिला है या जितना मिला उतना काफी था? देखिए, उनको लिक्विडिटी मिलेगा पर लोन वेवर नहीं मिला है। इसी को हम एक फिस्कली डिसिप्लिन्ड, फिस्कली रिस्पॉन्सिबल बजट कहते हैं। देखिए, पिछले गवर्नमेंट में क्या होते रहता था, इस पे इतने सारे एकेडमिक पेपर निकले हैं कि लोन वेवर क्यों खराब है, क्योंकि ये एक किस्म का कर्ज होता है, चक्रादारी कर्ज, जहां किसान को पता भी नहीं होता है उसका इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, कैपिटल कितना है, क्या है, अकाउंट भी नहीं रख सकता है, और वो बार बार चला के, पंजाब में बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे ही चलते ही रहता था उसको। और जो भी लोन वेवर होता था वो सीधे उन कर्ज देने वालों के पॉकेट में जाता था, किसान के पॉकेट में तो कुछ भी नहीं जाता था। वो खत्म कर दिया गया है। अब उसको उन जैसे चक्राधारी कर्ज का जो नेगेटिव इफेक्ट्स है उसको कम करने के लिए एक लिक्विडिटी का लाइन दिया गया है, ताकि किसान भाई सरकार से सीधा ये लोन ले सकें। इसका कैसे होगा मेरे को अभी पता नहीं है, क्योंकि डिटेल्स अभी नहीं आए हैं, पर मेरा अनुमान है लगभग ऐसे ही होने वाला है। जो उनको डायरेक्ट लोन मिलेगा, उनको पता चलेगा ये जो यूसरस लोन रेट्स होते हैं 1 साल का 30%, ऐसे सब नहीं होने वाला है। सीधे सीधे लोन का सीधे सीधे आपको पता लगेगा, और ये तो किसान के लिए अच्छी बात हुई है। ठीक है, आपने किसान के हाथ में पैसा नहीं थमाया है, बहुत फिस्कली रिस्पॉन्सिबल तरीके से उनको लोन नहीं, लिक्विडिटी देने का एक आश्वासन दिया है। और ये जो आवास योजना को, हालांकि इसकी डिटेल्स भी नहीं आई, लेकिन आवास योजना को मिडिल क्लास तक लाने का काम जो सरकार कर रही है, हो सकता है उसमें हम जब पूर्ण बजट आएगा तो उसमें डिटेल देखें, कोई विशेष योजना देखें। लेकिन सरकार का कहना है कि जो लोग किराए के घरों में रह रहे हैं वो भी मिडिल क्लास में जो आते हैं उनको उनका घर का सपना पूरा हो, इसकी दिशा में सरकार काम करेगी। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाएंगे, उन्होंने काफ़ी सारा काम किया है ये 3D प्रिंटेड हाउसेस और लो कॉस्ट हाउसेस के बारे में, यानी कि जो लो कॉस्ट प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस हैं, जो काफ़ी हाई एंड तो नहीं बोलूँगा पर मीडियम हाई एंड की तरह हैं। अगर आप देख लीजिए, अभी एक वीडियो वायरल हुआ है ट्विटर पे, जहां एक 300 स्क्वायर फुट के फ्लैट 75 लाख के लिए बिक रहा है। अब 75 लाख तो कोई भी दे नहीं सकता है ऐसे घर के लिए एवरेज मिडिल क्लास में।
तो ये भी सॉल्व करने का आहिस्ते आहिस्ते हो रहा है, पर ये जल्दी से नहीं करने वाले हैं। ये बिल्कुल आपने खाना मांग दिया, जैसे कन्फ्यूशियस बोलते थे ना, एक भिखारी आपको भीख मांगेगा और उसको एक मच्छी देंगे तो वो एक दिन के लिए ही खा पाएगा, पर अगर आप उसको मच्छी पकड़ना सिखाएंगे तो वो और उसका खानदान काफी दिनों के लिए रह पाएगा। medium term fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Thank you. Honorable members. अर्बन जोनिंग का जो है ये मोस्टली स्टेट सब्जेक्ट है, कंकरेंट सब्जेक्ट भी नहीं है, और वो स्टेट्स को भी काफी सारा ये होना पड़ेगा। मैं समझता हूं इसमें क्या होगा कि जो बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उनके बीच में कोई एडजस्टमेंट होगा जहां एक अर्बन एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा जो रहने के लिए अच्छा हो। अभी अगर आप देखेंगे आजकल कहीं, मेरे कॉलोनी में भी, शायद आपकी कॉलोनी में भी होता है कि भाई किसी ने कहीं कार पार्क कर लिया तो आके टायर फोड़ देते हैं, कांच फोड़ देते हैं, पता नहीं पार्किंग का इतना प्रॉब्लम है। अर्बन एरिया में अच्छे अच्छे कॉलोनी में, डिफेंस कॉलोनी में भी ये सब होता है, पता है आपको, जोरबाग, नीतिबाग, ये सब में भी अच्छे अच्छे कॉलोनी में ये सब होता है। क्योंकि परिवार में सदस्य 4 हैं और गाड़ियां 3 हैं। बिल्कुल। तो इसको समाधान करने के लिए इसका एक पूरा होल ऑफ सेक्टर अप्रोच चाहिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे जहां जैसे कंस्ट्रक्शन होता है, जहां बहुत लो इनकम वाले लेबरर्स ईंट पे ईंट, कंक्रीट पे कंक्रीट लगाए जाते हैं, उसमें ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं है। यानी कि एक लेबरर को मैक्सिमम दिन में 500 रुपए मिलेगा। पर अगर आप एक प्रीफैब लेबरर को देख लें जो एक फैक्ट्री के अंदर मकान बनाएगा और एक एक शीट करके ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसमें देख लीजिए वही वर्कर, उसको ट्रेनिंग भी मिलेगा और उसको दिन का 1500 2000 रुपए ऐसे भी मिल सकता है। तो वैल्यू चेन एडिशन है, वैल्यू एडिशन है, हर चीज में पूरा इकोनॉमी आपका फिर ग्रो करता है। एक चीज की और मैं इशारा करना चाहूंगा, इस बजट में पर्यटन क्षेत्र पर जोर देने की बात कही है, और खासकर लक्षद्वीप जो अभी कुछ हफ्ते पहले चर्चा में था। मालदीव के लोगों ने के मंत्रियों ने कुछ ट्वीट किया था प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसके बाद जो भारत के संबंधों में तलखी आई थी। लेकिन ये पर्यटन जो है भारत का ऐसा क्षेत्र है जिसको बहुत ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत है, बहुत और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर भारत अपने को एक विश्व शक्ति के रूप में देखता है तो विश्व के लोग भारत में आना चाहते हैं, और उसके लिए जो सुविधाएं हैं, देखिए मैं तो, आप जानते हैं मैं तो इंग्लैंड में रहता हूं, और विदेशों में जिस तरह की पश्चिमी देशों में, दूसरे लोकतांत्रिक देशों में जैसी सुविधाएं हैं, भारत में वैसी सुविधाएं अभी नहीं हैं। वो विकसित होनी ज़रूरी हैं, और वो माइंडसेट बहुत जगह पर हमारे जो सेक्टर है टूरिज्म का, उसमें उसके कर्मचारियों में अभी नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी उतना मजबूत नहीं है। उस पर मैं समझता हूँ कि उसकी तरफ ये इशारा किया है, मुझे उम्मीद है कि उसको ये और आगे बढ़ाएंगे। इसमें 2 चीज़ें सौरभ कही गई है। एक तो जो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, और उस पर सरकार काम कर रही है कि वैसे स्टेट्स को जो कि इसको प्रमोट करना चाहते हैं, अगर उनको लोन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो वो दिया जाएगा। दूसरी चीज़ कि जो टूरिस्ट सेंटर हैं उनके अंदर कैसे एक कंपटीशन का भाव जगे ताकि वो अपनी सुविधाओं को बेहतर कर सकें, उसके रेटिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। इसको आप इस संदर्भ में कहें कि जिस प्रकार से स्वच्छता को लेके केंद्र सरकार ने एक अभियान चलाया, सर्वे कराना शुरू किया, तो उसके बाद आप देखते हैं कि कैसे शहरों में होड़ सी लगी रहती है। और ख़ासतौर पर सबसे ज़्यादा दिलचस्प मुझे ये नज़र आता है कि जिस ब्यूरोक्रेसी के बारे में आमतौर पर यह माना जाता है कि ऐसी चीज़ों के प्रति वो बहुत उदासीन रहते हैं, उनके अंदर अब ये भाव ज़्यादा आ गया है कि कैसे जिस शहर के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसकी रेटिंग ऊपर आए, और उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर टूरिज्म में भी यही कंपटीशन शुरू हो रहा है तो अपने आप में टूरिज्म सेक्टर के बूस्ट के लिए कितनी अच्छी चीज़ होगी वो। हर्ष जी, आप एक तो वो जो मिडिल क्लास को घर प्रोवाइड कराना, और दूसरा ये जो टूरिज्म सेक्टर, इन दोनों पर क्या राय रखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इस मामले में इस सरकार ने जो काम किया है वो पहले से ही उसको बेहतर करने की कोशिश की। और मैं बार बार कहता हूँ भैया देखो, किसी को कुछ पैसा कम दो, जीवन में सुकून दे दो। जब रेरा आया था, और आपको याद है हम लोग तो नोएडा में हैं, देश के सभी मेट्रो में जो प्रोजेक्ट 3 साल में मिलना था वो 7 साल 8 साल में मिल रहा था, और ज्यादातर की तो कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसमें हजारों लोग फंसे हुए थे। हम यहां भी जानते हैं, हम जहां नोएडा स्टूडियो में बैठे हुए यहां भी आसपास में। रेरा के आने के बाद वो बेहतर हुआ। अभी सबसे जो जरूरी है कि अगर कोई पैसे लगा रहा है तो क्या उसको समय पर घर मिल रहा है, वो रेरा ने ठीक किया, उसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन
सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग पे पहले से ही इंटरेस्ट फ्री कर रखा है। अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ाया एक तरफ कि 2 लाख रुपए तक आपको उसमें छूट मिलेगी, दूसरा जो ये प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास बन रहे हैं ये लोगों के जीवन स्तर को बहुत बेहतर कर रहे हैं। एक ऐलान जो मुझे लगता है कि जिसका जिक्र अलग से होना चाहिए, मैं इसमें भी पढ़ा तो चूंकि एनेक्चर आएगा तो बहुत सी चीजें समझ में आएगी। इसमें 3 बड़े इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर की बात की गई है, जो जिसमें कहा गया है कि इससे कंजेशन भी कम होगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटेगी। अब ये अपने आप में एक बड़ी चीज होगी जिसको हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तौर पर पहले देखते थे, ये उसके एक्सटेंशन के तौर पर देखा जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम सरकार के तौर पर कह रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत होगा, 100 स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे कॉरिडोर्स की जरूरत होगी। और कई बार हम लोग कंपेयर करते हैं कि चाइना तो इतना आगे निकल गया, हमसे 6 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उस तरफ पहुंचने में अभी लंबा समय लेंगे। लेकिन अगर 2030 तक $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरफ है क्या? तो हम कम से कम अब पोर्ट के मामले में, रेलवे के मामले में, एयरपोर्ट के मामले में हम वो सब करते हुए दिख रहे हैं। और अगर हम लॉजिस्टिकल कॉस्ट घटाने में कामयाब रहे तो निश्चित तौर पर दुनिया की जो बड़ी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग चेन्स है, वो भारत की तरफ आ सकेंगी। एक और बिंदु जिस पर डिटेल में चर्चा होनी चाहिए, जनसंख्या को रोकने के लिए कमेटी का जिक्र इसमें किया गया है। और किसी भी देश के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो उसकी पॉपुलेशन होती है। अब अगर सरकार के पास पैसा भी है लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो वो कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी? तो जनसंख्या को रोकने के लिए कमेटी की बात करना ये कितना इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है नरेश जी? नहीं, एक लाइन नरेश जी पहले मैं जोड़ दूं, मुझे लगता है कि इसकी अभी कोई आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि अब तो जनसंख्या वैसे भी स्टैग्नेट हो रही है। अब जो पॉपुलेशन है वो ताजा जो आंकड़ा आया तो वो बता रहा है कि सभी वर्गों में धीरे धीरे घट रही है। आपको एक तरह से कहें कि बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्या उसका पॉलिसी में जिक्र है? क्योंकि वो मैं नहीं देख रहा हूं, हो सकता है कि उसके आगे जब डिटेल में वो आए, क्योंकि रोकने का या जो जनसंख्या है उसके संतुलन का, दोनों में फर्क है। संतुलन वाला होगा तो अच्छा है, बिल्कुल। नियंत्रण और संतुलन। नहीं, मेरे विचार से ये जो है बहुत जरूरी है। थोड़ा स्टैग्नेशन जरूर है, लेकिन अभी भी मेरे विचार से भारत में जनसंख्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप चीन से देखिए, चीन ने तो 1 चाइल्ड पॉलिसी के तहत दशकों तक उस नीति को आगे बढ़ाया, फिर लगा कि उससे नुकसान हो रहा है, फिर उन्होंने लोगों को और छूट दी, और अब चीन में ये स्थिति है कि वहाँ पर लोग इतने सारे प्रोत्साहन के बावजूद जो दंपति हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। तो चीन के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे आगे बढ़े। भारत में इस समय ये समस्या नहीं है। भारत में अभी भी जनसंख्या की जो गति है और देशों की तुलना में जो है तेज है, विकसित देशों की तुलना में। अभी भी जो भारत में हमें आगे चलकर जो देखना है वो ज़रूरी है कि जो हमारा जो स्किल्ड सेक्टर है, जो युवा वर्ग है, जिसकी तरफ इस बजट में इशारा भी किया गया है, थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट भी उस तरह की हैं, लेकिन उसको बचाए रखना और वो बहुत ज़रूरी है। और जो संसाधन तो देखिए विकसित हैं, तो जनसंख्या को आप उसी तरह से आप जब तक उसको उसके अनुपात में नहीं बांटेंगे तब तक नहीं होगा। और वैसे भी सर स्टैग्नेशन की अगर बात है भी तो वो शायद मेट्रो शहरों में ज्यादा है। अभी भी जो बी, सी और बाकी के ग्रेड के जितने शहर हैं आप वहां पे देखेंगे, एक फैमिली 2 चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे। इसी तरीके का आप जो छोटे शहरों में देखेंगे तो यही अनुपात दिखाई देता है मेजरली। देखिए, जनसंख्या में एक और चीज होती है, वो है माइग्रेशन, जो गांव से शहर में होता है। और बहुत सारे शहरों में, क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार, उड़ीसा, बंगाल, वहां से बहुत सारे लोग, अभी भी युवा लोग दूसरे दक्षिण की तरफ करने आते हैं। तो जब तक वहां पर रोजगार उत्पन्न नहीं होंगे, वहां पर ये समस्या बनी रहेगी। तो अनुपात, ये जो प्रोपोर्शनल जो विकास है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें माइग्रेशन को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, बजट को लेकर एक बड़ा इंडिकेटर होता है वो शेयर बाजार, और आप इस वक्त शेयर बाजार पर अगर आप गौर करेंगे तो जैसा हम ये बजट आपको बता रहे हैं वैसे ही रिएक्शन मार्केट का भी दिखाई दे रहा है। ना बहुत उछाल और ना मार्केट ने नेगेटिव सेंटिमेंट दिखाया है। सेंसेक्स जो है कुल 23 पॉइंट अप दिखाया है, तो इसलिए से आप देखें बड़ा नोशनल लेकिन अपवर्ड है। तो सेंसेक्स जो है वो आपको कोई खास इशारा दे नहीं पा रहा इस बजट को लेकर के। अभिजीत, वो तो आई मीन नेचुरल था, क्योंकि बजट में क्या अनाउंस हुआ है, कोई सॉप्स नहीं अनाउंस हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो मार्केट भी स्टेबल है। अगर बहुत सारे सॉप्स अनाउंस होते, फिस्कल स्टिमुलस पैकेज अनाउंस होता, तो अब स्टॉक मार्केट भी काफ़ी सारा बढ़ता। अभी ना ही तो बढ़ रहा है ना ही तो कम हो रहा है, यानी कि सब कुछ सब फिस्कल इंडिकेटर्स जो हैं
आपको स्थिरता की ओर स्थिरता ही दिखा रही है। दैट इज द पॉइंट ऑफ इट। आई थिंक इसका जो बॉटम लाइन है इस बजट का, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी। हर्षवर्धन जी सहमत है? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो स्टेबिलिटी और उसको कंटिन्यूएशन के साथ कहें। हालांकि जब हम ये कहते हैं ना, उसको शेयर बाजार से जोड़कर देखते हैं, तो पिछले कुछ समय में भारत के शेयर बाजार ने जो तेजी दिखाई है वो अपने आप में कमाल है। जितना उन्होंने गेन किया है और दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते मार्केट्स में है, हम 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुके हैं, सबसे ज्यादा हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, तो उस लिहाज से शेयर बाजार में कोई ऐसी मुश्किल नहीं दिखती। सबसे बड़ी बात यह है कि जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स की, जिसको हम बीएसई की जो 30 कंपनियां कहते हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। बजट में सिर्फ ये देखना था कहीं कोई उल्टा ऐलान तो नहीं हो गया है, कोई सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया, कोई इंडस्ट्री को रोकने वाला काम कर दिया, वो होता हुआ नहीं दिखा है। ज्यादातर मामलों में सरकार अपनी नीति पर स्थिर है। ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर उनको ये लगे कि अच्छा अभी कोई सरकार काम कर रही है, इंटरिम बजट में कोई फैसला, फुल बजट में कोई फैसला, उससे सरकार बची है। और उस लिहाज से देखें तो शेयर बाजार को एक अच्छा बजट है। जो मार्केट के एक्सपर्ट होंगे वो बेहतर कहेंगे, कुछ लोग जरूर कहेंगे कि थोड़ा कैपिटल गेन टैक्स में थोड़ी राहत दे देते हैं, कुछ लोग कहें, मतलब इस तरह की डिमांड होगी। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो बहुत कोई उनके लिहाज से उम्मीदों के खिलाफ बजट नहीं है। देखिए, आप ही लोग ओपिनियन मेकर्स हैं, मतलब जनता, आम जनता को समझाने वाले भी कि बजट में क्या था क्या नहीं था। नितिन गडकरी इस बीच कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं, फिर आते हैं। उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। नमस्कार। गडकरी जी कह रहे हैं मेरा बजट भी बढ़ा है, तो उनका तो बजट बढ़ना चाहिए था। उनके मंत्रालयों का बजट बढ़ना बहुत जरूरी है। जिन्होंने साफ कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर इस सरकार का स्पष्ट तौर पर अपने पहले वर्ष से अब तक 10 साल पूरे हो गए इस सरकार को साफ तौर पर दिखाई देता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया, सरकार ने उसका दायरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ाया है। और इस बजट के अंदर भी आपको वो छाप दिखाई देती है। अभी 3 मंत्रियों की देखिए रिएक्शंस अभी तक आए हैं। उसमें गडकरी जी का जो विभाग है परिवहन वाला, सड़क परिवहन, वो इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा सिविल एविएशन से जुड़े मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका स्टेटमेंट आपने देखा था, वो भी काफी खुश नजर आ रहे थे। देवेंद्र। बिल्कुल सर। और नितिन गडकरी को अगर आप देखें तो अकेले ऐसे मंत्री होंगे दुनिया में जो शायद खुल के बार बार इस बात को कहते होंगे कि हमारे पास बजट की कोई समस्या नहीं है, आप प्रोजेक्ट लेके आइए, हम उस प्रोजेक्ट को सीधे सीधे अप्रूव करेंगे। अन्यथा आमतौर पे आदमी खास तौर पे सरकारी सिस्टम में रोना ही रोता है कि बजट का बहुत कंस्ट्रेंट है। लेकिन नितिन गडकरी खुलकर इस बात की बैटिंग करते रहे और हमेशा मैंने देखा है कि कोई सांसद उनके पास आए, कोई राज्य के मुख्यमंत्री उनके पास आए किसी प्रोजेक्ट के लिए, वो उनके तरफ से हमेशा से दिल खोल के हामी भरते हैं। और ये इस सरकार का विजन है। सौरभ, आसानी से अगर समझा जाए किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए, तो अगर आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास का बना दिया है और 200 अडानी अंबानी अगर आपने खड़े कर दिए हैं, तो भारत, अमेरिका और चाइना हो जाएगा। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। अगर इकॉनमी के 2-3 लाइनों में समझना हो तो जो सरकार को करना चाहिए, जो सरकार कर सकती है, वो इन्हीं चीज़ों को कर सकती है। चाइना के केस में अगर आप देखें तो अपनी कंपनीज को वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट करने के लिए जितनी बैकिंग करते हैं, उससे समझ में आएगा कि इनका असली खेल क्या है। और यहाँ पर दिक्कत यह है कि अगर कोई डेलीगेशन, सरकारी डेलीगेशन के साथ कोई बिजनेस डेलीगेशन चला गया, तो वहाँ पर राजनीति शुरू हो जाती है। इस सरकार के इस विजन में सीधे दिख रहा है कि 2047 की बात कर लें, 2030 की बात कर लें, 2028 की बात कर लें, तो उस दिशा में जो अलग अलग माइलस्टोन सेट किए गए हैं, उसके लिए जो कुछ किया जाना चाहिए, उसी दिशा में कदम बढ़ाया गया है। अभी तक ऑपोजिशन की तरफ से कोई रिएक्शन आया नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद हम उनसे लगा भी नहीं सकते। आप बहुत खिलखिलाकर हंस दिया अभिजीत जी, क्या बात है? मेरा तो बहुत उम्मीद था। देखिए, मेरे फ्रेंड ने ट्वीट किया था कि इस बार जो भी बजट होगा, कांग्रेस बोलेगा कि ये एंटी पुअर है, कम्युनिस्ट बोलेंगे ये एंटी रिच है, ठीक है, सब कोई बोलेगा कि भाई ये एंटी सो एंड सो है। बस आम आदमी जो बोलेगा भाई चुप कर, मेरे को पता है इसमें मेरा क्या है। अब
पूरा हवा ही उड़ गया है ना, किसी को कुछ भी नहीं दिया तो एंटी प्रो कुछ भी नहीं बोल सकते बेचारे। पूरा कंटेंट देखिए, हमारे प्रोग्राम का भी कंटेंट इन्होंने कम कर दिया ना, तो हमको भी थोड़ा गाली बकना चाहिए सरकार को कि भाई हमको, हमारा प्रोग्राम 4 घंटे का प्लान था, अब आपने 2 घंटे का कर दिया, अब क्या करेंगे? कैमरामैन सबको थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट। कंटेंट वैसे नेताओं के पास कम नहीं होता। आप अभी विपक्ष का कोई नेता आएगा, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या कहेगा। बजट पूरी तरीके से निराशाजनक है, दिशाहीन है। इस बजट में महिला, गरीब, किसान, युवा विरोधी ऐसे बोलेगा ना, फिर तो दम आएगा ना। आप हर चीज जो भी कैटेगरी होगा, अगर ये वोटर, अगर खरगोश भी वोट कर सकते थे, ये एंटी खरगोश बजट है। अगर चूहा वोट कर सकता था, ये एंटी चूहा बजट है। भाई अब छोड़ ही दो ना, अब फायदा क्या है? अब मैं नहीं, पाटिल जी से जो मैं बात करना चाह रहा था वो यही कि आमजन क्या समझे इससे, इस बजट से। जैसा हम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कि किसी वर्ग के लिए कुछ स्पेसिफिकली कुछ समझा दे, ये नहीं, क्या है? मुझे लगता है नहीं, एक तो पहले मैं स्पष्टता कर दूं, बार बार अगर किसी को भ्रम हो, टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं, मतलब कोई चेंज टीवी स्क्रीन पर देखकर आप मत समझिए कि आपका बढ़ गया है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में पहले ही चले गए थे, 7 लाख तक आपको छूट थी, उसके अलावा टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं। और मैं तो कहूंगा सरकार को थोड़ा और स्पष्टता देना चाहिए था। ये क्या है ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम? आप सीधे सीधे एक रिजीम लाइए। 6 टैक्स स्लैब ये किसी भी अच्छी इकोनॉमी के लक्षण नहीं होते हैं। टैक्स स्लैब कम कीजिए, बड़े लोगों के टैक्स स्लैब आपने ठीक कर दिए, जरा बीच वालों को भी टैक्स स्लैब ठीक कीजिए। लेकिन जब हम कहते हैं लोग इस बजट को कैसे समझे, 3-4 बड़े सीधे सीधे से पॉइंट है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने कोई शॉर्ट टर्म में पॉपुलिस्ट कदम नहीं उठाया, वरना आपको लगता, अच्छा लगता, किसी भी खाते में जाते हैं। मैं तो चिंतित था कि अगर सबका बजट ऐसे बढ़ा देंगे और 2-2, 4-4 हजार सबके खाते में डाल देंगे तो फिस्कल प्रूडेंस का क्या होगा। वो बचा के रखा है, यानी आपका घर ठीक है, आपकी जो इकोनॉमी ठीक है, आप जो कर्ज ले रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी ठीक है। दूसरा, जो उद्योग रोजगार के मौके हैं उसको लेकर सरकार बहुत क्लियर कट है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, रिसर्च डेवलपमेंट, फार्मा और टेक्नोलॉजी में हम करेंगे, उसके लिए स्पेशल स्कीम्स हैं। हम लगातार इतने ज्यादा पेटेंट करवा रहे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट के मामले में हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसको ये सरकार आगे बढ़ाती दिखती है। एग्रीकल्चर पर फोकस बड़ा क्लियर है। हम जहां जरूरी है, खाद में 80% की सब्सिडी देते थे, अभी भी जारी है। जो किसान सम्मान निधि है वो उनको मिल रही है, लेकिन सरकार जो जिसको कहते हैं ना कि ई नैम स्कीम्स थी उसको आगे बढ़ाएगी। सरकार उसी तरह से ज्यादा लोग खरीद बिक्री उस तरह से करें जो सप्लाई डिमांड बाजार का है। सरकार ये भी चाहेगी कि धीरे धीरे एमएसपी वाला हिस्सा कम हो, ये 80 करोड़ लोगों को जो एमएसपी पे खरीद के देना पड़ता है वो कम देना पड़े। जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, आज हमारे पास दुनिया के बेस्ट हाईवेज हैं, बेस्ट पोर्ट हैं, बेस्ट एयरपोर्ट्स हैं। ये जब हम करेंगे तो बड़ी कंपनियों का निवेश बढ़ता है। जैसे जिस राज्य उत्तर प्रदेश के हम लोग हैं, बार बार कहा जाता है कि एक समय में ये बीमारू राज्यों में था, आज आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में 100 किलोमीटर के हवाई अड्डे से पहुंच सकते हैं। ये अपने आप में बड़ी कमाल की बात है। आप जरा उत्तर प्रदेश के लिहाज से सोचिए कि गाजियाबाद से गोरखपुर तक आप कहेंगे तो 100 किलोमीटर। अब ये सारी चीजें बजट में एक साथ नहीं दिखती, लेकिन वित्त मंत्री जी ने कहा उड़ान के जरिए जोड़ेंगे। 4 नए एयरपोर्ट आपको खुलते हुए दिख जाते हैं, वो आपको बहुत स्पष्ट तौर पर दिखता है। आपका कैपेक्स 11% बढ़ गया, 11 लाख करोड़ बढ़ जाता है। तो ये ओवरऑल कहें आपके आसपास जो होता हुआ दिख रहा है उसी स्केल और उसी स्पीड में होता हुआ दिखेगा। हर रोज आप ट्रेन पकड़ते हैं, डब्बों की सुविधा को लेकर उसमें टॉयलेट खराब है, चेन में बंधा हुआ है। 40,000 बोगियों को अगर वंदे भारत की बोगियों में कन्वर्ट किया जाएगा तो आप उसको समझिए कि कितना लाइफस्टाइल बदलेगी जो लोग ट्रेन में सफर कर रहे होंगे। बाकी सारी चीजें लगभग जस की तैस हैं, उसी को ये बजट आगे बढ़ा रहा है। और बार बार वित्त मंत्री जब ये कहती हैं, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं जुलाई के बजट में बताएंगे, यानी इसी को लार्ज स्केल पर हम इस बजट को पेश होता हुआ जुलाई में देखेंगे।